नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। बात चुनाव आयोग की और ख़ास तौर पर चुनाव आयोग ने 24 तारीख की रात जो एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके मतदाता सूची को लेकर के उसको अपडेट करने को लेकर के उसे बिहार में क्या चल रहा है, बिहार के लोगों तक ये बात अभी तक पहुंची भी है कि नहीं पहुंची है। खास तौर पर वो वर्ग जो अशिक्षित भी है, जिसके पास कोई जमीन भी नहीं है, न सोने को धरती, ओढ़ने को आसमान, इसके अलावा उनके पास और कुछ नहीं है। वो ही नहीं, उनकी जो औलादें हैं वो भी उसी रास्ते पर कमोबेश आगे बढ़ रही हैं। आज 11 साल हो गए नरेंद्र मोदी सरकार को केंद्र में काबिज हुए, 11 साल से ज्यादा हो गए। अगर उन्हें यही करना था, इसी आधार पर जो नोटिफिकेशन चुनाव आयोग ने जारी किया है उसी बिना पर मतदाता सूची बनाई जानी है, तो ये काम पहले भी हो सकता था। जब कहीं किसी राज्य में चुनाव नहीं है, लोकसभा का चुनाव नहीं है, उसके बाद आप पूरे देश में गहन पुनरीक्षण का काम कर सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? तब ये सद्बुद्धि चुनाव आयोग को क्यों नहीं आई? जब बिहार में 2 महीने 3 महीने के बाद चुनाव होने हैं, ऐसे समय में इतना बृहद मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्यक्रम क्यों कराया जा रहा है? इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या सोच है चुनाव आयोग की? और जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो क्या सिर्फ निर्वाचन आयोग का नोटिस की बातें उसमें लिखी हुई हैं? जब यही चुनाव आयोग अभी कुछ ही दिन पहले ये कहता है कि आधार कार्ड को मतदाता सूची से अटैच किया जाए, हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, कई सालों से ये बात कही जा रही है, लेकिन जब ये मामला फिर से चुनाव आयोग ने उठाया, उसके अगले ही दिन ये इस तरह का मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा कर दी। और उसमें भी सबसे बड़ा इशू ये है कि जिन्हें मतदाता, अब ये काम चुनाव आयोग नहीं करने जा रहा है। चुनाव आयोग ने टोपी पहना दी है मतदाताओं के ऊपर। अब आपको सब कुछ करना है। चुनाव आयोग कहेगा कि हमने तो आपको बता दिया है कि ये दस्तावेज आपको चाहिए। हालांकि चर्चा बुद्धिजीवियों के बीच में ये भी हो रही है कि इन्होंने दस्तावेज कहे हैं, उस दस्तावेज में क्या क्या चीजें लगनी है ये किसी को नहीं बताया। ये अपने बीएलओ को बताएंगे और बीएलओ जाकर के संबंधित वोटर से बात करेगा, उसको एक फॉर्म देगा और कहेगा कि इसको आप भर दीजिए। सवाल ये उठता है, आधार को आपने अमान्य कर दिया है, राशन कार्ड भी इसमें नहीं है। क्या है? आपको अपने माता पिता की जन्म तिथि और जन्म स्थान का सबूत देना है। सवाल यह उठता है कि जब हम भारत के नागरिक हैं, चुनाव आयोग का काम सिर्फ इतना है कि हम चुनाव आयोग को यह सूचित करेंगे कि हम 18 साल से ऊपर हो गए हैं, अपने बीएलओ को हम बता देंगे और उसके आधार पर हम अपनी फोटो
आधार कार्ड की फोटोकॉपी, डेट ऑफ बर्थ पुष्ट करने के लिए मान लिया हाई स्कूल की सर्टिफिकेट भी दे दिया, हालांकि उसकी भी जरूरत नहीं है, जबकि आधार कार्ड आपने ले लिया तो उसमें आपका सब कुछ विद्यमान है। और आधार कार्ड को बनाया ही इसीलिए गया था और उसकी प्रक्रिया में आपकी आंख की पुतलियों की, आपके 10 हाथों की उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स, अब एक तो उसमें डीएनए ही बचा था, बाकी सब कुछ तो आंकड़े तो उसमें फीड है, और उसको आपने अमान्य कर दिया क्योंकि वो आधार मोदी सरकार लेकर के नहीं आई थी, वो कांग्रेस सरकार लेकर के आई थी, यूपीए सरकार लेकर के आई थी, इसलिए वो मोदी सरकार ने मान लिया कि ये गलत हो सकता है, तो वो उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। और ठीक इसी तरह से उपयोगिता क्या है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मोदी सरकार का कोई भी मंत्री ये बताता है, आज तैयारी में जुटा हुआ है कि 2047 में वो विकसित राष्ट्र हो जाएगा, 5 मिलियन की इकोनॉमी, उसी आधार पर उसमें भी दस्तावेज है कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। हिंदुस्तान में कितने प्रतिशत लोग हैं जिनके के पास पासपोर्ट है? मेरे पास तो नहीं है। और उसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस, मान लिया ड्राइविंग लाइसेंस बहुत लोगों के पास होगा, लेकिन यह भी मैं कह दे रहा हूं कि वो भी आंकड़ा पूरे देश भर से अगर जुटाया जाएगा तो औसतन 50 से 60% होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। और अगर बिहार की बात करें, अब हम बिहार में ही चले, बिहार में भूमिहीन और खेतिहर मजदूरों की संख्या सबसे ज्यादा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र इस देश में सबसे ज्यादा अगर कोई है तो वो बिहार में है। पलायन सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो वो बिहार में है। बावजूद इसके आपको सारे दस्तावेज देने हैं, वो भी इसी मानसून के सीजन में, जबकि बिहार के अधिकांश जिलों में मूसलधार वर्षा हो रही है। ऐसी स्थिति में कोई अपने जान माल की सुरक्षा करेगा, अपने मवेशियों की सुरक्षा करेगा, या मड़ई में पड़ा हुआ किस कोने में कौन से बांस के कोइन के नीचे दबा हुआ उसके बेटे का जन्म, डेट ऑफ बर्थ कहीं पड़ा होगा तो पड़ा होगा, उसका अपना तो नहीं होगा, ना अपना तो नहीं होगा, उनके माँ बाप का कहां से आएगा? मैं तो शहर में पैदा हुआ, शिक्षित परिवार में पैदा हुआ। दादा उस समय हमारे म्यूनिसिपैलिटी में काम कर रहे थे, तो हमारा तो जन्म तिथि है, लेकिन हमारे पिता का नहीं है, हमारी मां का भी नहीं है। कहां से ले आवे 100 साल पुराना दस्तावेज? तब के जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र सरकार ने अनिवार्य किया था, आज से 100 साल पहले। तब तो भारत आजाद भी नहीं हुआ था, ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश हुकूमत ने भी ये इस तरह की व्यवस्था लागू नहीं की थी। कहां से ले आएंगे? वो तो अब चले गए। तो हमारे पास तो यही जवाब हो सकता है कि जो भी अधिकारी आवे उससे हम कहें कि अब तो चला जाए, वहीं तो वहीं से उनसे पूछा जाए। मैंने फालतू की चीजें, चुनाव आयोग का काम नागरिकता तय करना नहीं है। चुनाव आयोग का काम देश के नागरिकों को मतदाता सूची में उनका नाम डालना है और यह कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें। नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का काम नहीं है, लेकिन वो काम, उसने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके अनुसार वो मतदाता सूची कम बना रहा है, एनआरसी पर ज्यादा काम कर रहा है।
अब आप सोच सकते हैं कि बिहार पूरे देश का सबसे पिछड़ा इलाका है, साक्षरता दर वहां की सबसे नीचे है देश में। 89% ग्रामीण बसते हैं बिहार में। वह बिहार का मैक्सिमम इलाका ग्रामीण क्षेत्र से भरा हुआ है। हर कोई पटना में नहीं रहता। अड़तालीस से लेकर के 50% एरिया ऐसी है जो बाढ़ से घिर जाती है और लोगों को बाढ़ इस मौसम में विस्थापन करना पड़ता है दूसरी जगह। जब तक बारिश का मौसम रहेगा तब तक वो यही काम करते रहेंगे, बाहर ही रहेंगे, अपने घर जाएंगे नहीं। कैसे जाएंगे? जाने का कोई रास्ता भी नहीं है, तो वो दस्तावेज कहां से आएगा? आसाम के मुख्यमंत्री बार बार ये भले कहें कि एनआरसी के चलते उनके यहां कोई मौत नहीं हुई है, लेकिन रिकॉर्ड बताते हैं कि उस दौरान जितने दौरान ये कार्रवाई चली, 6 साल तक चली है कार्रवाई, और अभी तक कोई फाइनल नहीं हो पाया है। उसमें लगभग 40 लोगों की मौत हुई थी। उनसे भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे थे। बिहार में कोई कैसे जाएगा? जाति जनगणना के लिए जो सर्वे कराया गया है उसके अनुसार, जो अभी मैं डीएल और पासपोर्ट की बात कर रहा था, 4.5% लोग ऐसे हैं कि पूरे बिहार में 8 करोड़ से ज्यादा की जो मतदाता सूची जनवरी में तैयार हुई है रिसेंट, 8 करोड़ लोगों में से 4.5% लोग ऐसे हैं जिनके पास 4 पहिया या 2 पहिया है, यानी कि उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। 4.5% महज। 15% केवल ऐसे लोग हैं जो कि 10वीं पास हैं। 85% के पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट भी नहीं है। म्युनिसिपैलिटी से लेकर के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तक बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट बांटने में कितनी तत्परता दिखाता है ये आप बखूबी जानते हैं। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। कल मैं इसके बारे में बता चुका था अपना उदाहरण देकर के, उसको रिपीट नहीं करना चाहूंगा। मैं आसाम के एनआरसी की बात कर रहा था। 19 लाख लोग आज भी अटके हुए हैं कि वो कहां हैं। इसमें से 4.5 लाख बंगाली हिंदू हैं, करीब 2 लाख असमी हिंदू हैं, 1.5 लाख गोरखा हिंदू हैं और 7 लाख मुसलमान हैं, जिनके बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका। ये कार्रवाई 2019 से चल रही है, 2025 आ गया, अब तक कोई फैसला नहीं हुआ। और चुनाव आयोग महीने भर के भीतर, माने कि महीने भर में से उसको गिनते चलिए, 24 तारीख को नोटिफिकेशन जारी हुई, 25, 26, वो एक एक दिन कम होता जा रहा है। इतने सारे काम कराने हैं, बीएलओ को प्रशिक्षण देना है। जब तक बीएलओ प्रशिक्षित नहीं होंगे, मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण हर बार होता है चुनाव के पहले या साल में एक बार, उसके लिए भी बीएलओ प्रशिक्षित नहीं होते हैं। घर घर जाने की तो बात छोड़ दीजिए, कहीं एक जगह उस क्षेत्र के पार्षद के यहां बैठ करके या उस क्षेत्र के किसी एक व्यक्ति, अब तो वो भी चुन लिया गया है कि वो भाजपा का पार्षद होगा, उसी के घर पर बैठ करके सारी वोटर लिस्ट फाइनल कर दी जाएगी। यही होता चला आ रहा है। अगर चुनाव आयोग को यही काम करना है तो बहुत दिनों से जो मांग
चली आ रही है, अलग अलग चुनाव के लिए अलग अलग मतदाता सूची, वो क्यों? एक सूची बनाइए, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव भी उसी से हों, पंचायत और नगर निगम के चुनाव भी उसी से हों। यहां तो झगड़ा होने लगता है। औरों की क्या बात करें, मैं नाम नहीं लूंगा और संस्थान का नाम भी नहीं बताऊंगा, मगर एक विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर तक को पता नहीं है कि अगर आपका नाम लोकसभा विधानसभा की सूची में है और नगर निगम या पंचायत की सूची में नहीं है, तो ये सूची अलग अलग होती है। वो वाइस चांसलर मतदान केंद्र पर जाकर के झगड़ा कर लेते हैं और उनको पीठासीन, उस समय जो पीठासीन अधिकारी है उसके ऊपर दबाव बना करके उनका वोट भी दिलवा दिया जाता है और बाद में पीठासीन अधिकारी जो प्राथमिक विद्यालय का अध्यापक रहा उसको सस्पेंड कर दिया जाता है कि आपने नियम विरुद्ध काम किया है। ये इसी देश की बात है। उत्तर प्रदेश का ही एक मामला है, ये वाइस चांसलर साहब की बात है। ऐसे देश में जो स्थिति बन रही है कि आप पासपोर्ट ले आइए, ड्राइविंग लाइसेंस ले आइए, अपने माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र जिसमें कि डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ डेट ऑफ प्लेस भी हो, लेकिन जो सवाल है कि जब, और ये सारा मामला 2003 के बाद के लोगों के ऊपर ज्यादा अफेक्टिव हो रहा है। बिहार की ही बात करें, लगभग 3 करोड़ की आबादी बिहार में रहती नहीं है, क्योंकि वहां कोई रोजगार ही नहीं है। तो वो रोजगार के लिए, परिवार का पालन पोषण करने के लिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, बच्चों के शादी विवाह के लिए, अपने लिए वो बिहार छोड़ करके देश के कोने कोने में जाकर के नौकरी करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। आप उनके घर पर जाकर के एक फॉर्म दे करके चले आएंगे और अपेक्षा करेंगे कि वो सारा डाटा इकट्ठा करके आपको दे देंगे और उसके बाद फिर आप उसकी जांच भी करेंगे और जांच करके ये कहीं पता लगाने की कोशिश करेंगे कि जो डाटा दिया गया है वो सही है कि गलत है। खैर वो बात तो बाद में आएगी, लेकिन ये जो स्थिति पैदा की गई है वो जानबूझ करके पैदा की गई है और इसके पीछे की रणनीति सिर्फ इतनी है कि भारतीय जनता पार्टी को ये साफ हो गया था कि वो इस बार का बिहार का विधानसभा चुनाव हारने जा रही है। नीतीश कुमार की हालत ठीक है नहीं। ऐसे में नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, अति पिछड़ा, महादलित, महिला, युवा, इस वोट बैंक पर बहुत कायदे से कांग्रेस ने काम करना शुरू किया, खासतौर पर राहुल गांधी ने। ऐसे में ये बीजेपी को लग गया कि ये अगर वोट कांग्रेस के पास चला जाता है या नीतीश कुमार कोई गणित करते हैं, कोई खेला खेलते हैं इंडिया गठबंधन के साथ जाकर के, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके सारे वोटर्स तो इस चुनाव आयोग के नौटंकी में बाहर हो चुके होंगे। तो ये जो नीतीश कुमार और कांग्रेस की गणित चल रही थी उससे पार पाने की कवायद है और कुछ भी नहीं, ऐसा लगता है। क्योंकि अब ये जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो बता रहे हैं कि अगर ये प्रक्रिया जारी रही तो कम से कम 1.5 से 2 करोड़ लोग मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे। और ये कौन लोग हैं? सवर्णों के पास तो कुछ मिल जाएगा जो बीजेपी का वोट बैंक है, लेकिन जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, दलित हैं, महादलित हैं, आदिवासी हैं,
कमजोर तबके के लोग हैं, वो कहां से ले आएंगे? झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले। इनके पास, खैर वो तो राजीव गांधी ने उसको बंद करा दिया था, साइकिल का लाइसेंस। नहीं तो इनके पास तो साइकिल का भी लाइसेंस पता नहीं होता कि नहीं होता। ऐसे ही लोगों को देख करके राजीव गांधी ने साइकिल का लाइसेंस और रेडियो का लाइसेंस बंद किया था। पहले डाकखाने में जाकर के रेडियो का लाइसेंस भी बनाना पड़ता था और नगर निगम साइकिल का भी लाइसेंस बनाता था। हमने दोनों बनवाया है, इसलिए मैं जानता हूं। अब सवाल यह उठता है, क्या अगर चुनाव आयोग को लगता है कि ये मतदाता सूची सही नहीं है, तो क्या लोकसभा का चुनाव रद्द कर दिया जाना चाहिए? पूरे देश भर में फिर से चुनाव कराना चाहिए, 2024 का इलेक्शन रद्द करके। कैसे? कायदे से तो यही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूं कि चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है, लिहाजा इस तरह का फरमान जारी करके उन्होंने अवैधानिक कार्य किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कानून को जानने वाले लोग कह रहे हैं। आप की जो जिम्मेदारी है वो उतना ही काम कीजिए आप, ये काम आपका नहीं। अगर करना ही था फिर से गहन पुनरीक्षण का कार्य, तो जब जनवरी में आपने एक सूची जारी कर दी, फाइनल 8 करोड़ से ज्यादा की जो मतदाता सूची आपने जारी की, उसी समय ये डिक्लेयर कर दिए होते कि नहीं ये नहीं होगा, अब गहन पुनरीक्षण होगा, तो जनवरी से आकर के कम से कम सितंबर तक कुछ तो समय मिला होता। ये सोच लिया गया है कि उनको तो हमको बाहर करना ही करना है। विपक्ष का कोई वोटर वोट देने के लिए वोटिंग सेंटर तक नहीं जाएगा। कुल का लब्बो लिबाब यही है। क्या इतना विरोध होने के बाद इधर 25 तारीख से लेकर के आज तक क्या चुनाव आयोग या भारत सरकार ऐसे कुछ कर सकती है व्यवस्था कि जितने दस्तावेज मांगे जाने हैं वो सब के लिए मैन टू मैन, हाउस टू हाउस बहुत आसानी के साथ उपलब्ध करा सकती है वो? क्या गृह मंत्री ऐसा कर सकते हैं? करना तो उन्हें ही चाहिए, ताकि जो मकसद है संविधान का, लोकतंत्र का, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी हो, और आप उसके ठीक उलट केवल अपनी पार्टी के वोटरों को छोड़ करके बाकी लोगों को कैसे निकाल दिया जाए वोटर लिस्ट से, इस पर काम कर रहे हैं। यह संविधान पर चोट नहीं है। आपातकाल ये नहीं है। आपातकाल केवल 1975 में जो लगाया गया था वही है, और 2014 के बाद से जो स्थितियां बनी हैं और आज जो स्थिति बनी है, संविधान की मूल भावना के विपरीत जाकर के चुनाव आयोग ने ये जो काम किया है, क्या बिहार के लोग और देश के लोग इसे मान जाएंगे? क्या वो ये सारी चीजें महीने भर के अंदर, अभी मतलब बिहार में महीने भर के अंदर वो जुटा लेंगे और कर लेंगे?
और वो जो क्या इसकी किस तरह से कहा जाए कि जो वो दस्तावेज देंगे उसको चुनाव आयोग मान ही लेगा। उसमें तो बहुत सारी खामियां निकालना है, क्योंकि हमको उनको वोटर बनने नहीं देना है। एक ही चीज है इस पूरी कवायद चुनाव आयोग की, उससे एक ही चीज लगती है कि वो विपक्ष के वोटरों को मतदान से वंचित करना चाहता है। तो जो बिहार के 91% भूमिहीन, 2.5% महिला वोटर और 60% दलित, महादलित वोटर, ये कहां से ले आएंगे, कैसे करेंगे? और इसका आधार 1987 से 2003 को ही क्यों पकड़ा गया है? 2003 के बाद के लोगों को, युवाओं को अपने माता और पिता दोनों की जन्म तिथि और जन्म स्थान देना है। अभी मैं एक बुजुर्ग प्रोफेसर से भी बात कर रहा था, उनका भी कहना है उनके पास भी नहीं है जन्म स्थान और जन्म तिथि। मां बाप को तो छोड़ दीजिए, रिकॉर्ड आएगा कहां से? तब नर्सिंग होम इतनी ज्यादा नहीं थे और प्रसव घरों में ही होते थे। दाई आती थी, नार काट के जाती थी, वही देखती थी और उसके बाद का काम घर की महिलाएं ही करती थी। तो वो महिलाएं तो गई, तब तो जन्म तिथि का आकलन होता था कि बड़की बाढ़ आयल है वही साल के हवे। पूरे गांवे भर में माता निकल रही, माता के प्रकोप भई रहे वही साल के हवे। सूखा आई पड़ रहे वही साल के। अब एक नया भी हो जाएगा 2020 वाला, कोरोना जब भई रहे वही घड़ी पे। ये सरकार ने मान लिया है कि जो 2-5% पूंजीपति लोग हैं और 2-5% जो क्रीमी लेयर है, सवर्ण से लेकर के और नीचे तक, कुल मिलाकर के 7 से 10% को छोड़ दीजिए, बाकी 90% को वोटर लिस्ट से बाहर कर देना है। क्या ये चाहता है चुनाव आयोग? नीतीश बाबू ने ये जो कदम उठाया है चुनाव आयोग ने, वो कैसे होगा? 87% से 90% साक्षर भी नहीं है। ऐसे में केवल एक काम सरकार से अपेक्षित है कि जितने दस्तावेज मांगे गए हैं वो दस्तावेज हर नागरिक को आसानी से उपलब्ध हो जाए, इसकी व्यवस्था वो करवा दे। शायद हो सकता है कि इससे प्रसन्न होकर के मतदाता झूम करके उनके ही पाले में मतदान कर दें। अन्यथा पहलगाम की घटना, ऑपरेशन सिंदूर और सिंदूर जो घर घर बंटवाने का काम चल रहा, प्रक्रिया शुरू हुई थी, उन सब ने मिल करके और उससे भी ऊपर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो 18 नहीं 19 बार ये कह चुके हैं कि उन्होंने ही सीज फायर कराया है ट्रेड को लेकर के। अब ट्रेड के दिन भी आने वाले हैं। क्या डील होने जा रही है, बिग डील जो होने जा रही है, वो भी देख लीजिए। अपने देश के बारे में क्या कुछ बेहतर हो सकता है। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो गया है, लेकिन इसे आप देखेंगे ये उम्मीद करता हूं, कमेंट भी करेंगे
और शेयर भी करेंगे। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।